नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, आने वाले जितने भी एग्जाम हैं डेफिनेटली उन सभी एग्जाम्स में जो है वो आपको हेल्प मिलने वाली है। तो सफलता सीरीज़ का ये हमारा पार्ट 5 जो है वो चल रहा है हिस्ट्री का। आपको पता है कि इससे पहले 4 पार्ट डिस्कस हो चुके हैं। हर एक पार्ट में हमने हिस्ट्री को डिटेल से जो है वो जाना है। आज भी हम डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन से जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा जाता है, नौजवान भारत सभा वॉज फाउंडेड बाय भगत सिंह इन विच ईयर। तो बोलते हैं कि नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने की थी। किस वर्ष जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। जब भी नौजवान भारत सभा की स्थापना की बात की जाती है तो 1926 में जो था वो इस सभा की स्थापना की गई थी। ये ध्यान रखना, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाता है। नौजवान भारत सभा के बारे में अगर आप कुछ जानेंगे तो ये सभा जो था वो 1926 में जो था वो स्थापित की गई थी और भगत सिंह जी ने की थी। इसके मेंबर जो थे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख इन सभी कम्युनिटी से जो था वो थे। एक यूनाइट होकर जो था वो ये सभा बनाई गई थी। नौजवान भारत सभा जो था ये भगत सिंह जी ने फाउंड की थी और इसको जो था वो इलीगल जो था वो घोषित कर दिया गया था अंडर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908। ये एक्ट है 1908 का। इसके तहत इसको जो था वो इलीगल घोषित कर दिया गया था 1934 में। इस सभा के बारे में ध्यान रखिए कि ये जो सभा स्थापित की गई थी नौजवान भारत सभा, तो इसका मुख्य एम क्या था। इसका मुख्य एम था कि हम आज़ादी के लिए जो है वो संघर्ष करेंगे, हमें आज़ादी चाहिए। और नौजवान से पता चल रहा है कि यूथ जो था वो इसमें ज़्यादा जुड़े थे। यूथ की ये एक सभा हुआ करती थी और बाद में चलकर ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की एक हिस्सा भी जो था वो रही है। अब HRA की बात की गई, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की। इसकी स्थापना कब की गई थी वो भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। हमने पहले भी जाना है और एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। स्थापना करने में मुख्य सहयोग जो था वो राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद इनका रहा था। इसी को बाद में चलकर हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसिएशन भी कहा जाने लगा 1928 में। HSRA की स्थापना में भगत सिंह, जो सचिंद्र सान्याल थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, इन सभी का जो था वो योगदान रहा था। ये आप यहाँ से सारी चीज़ें ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक नील दर्पण। तो नील दर्पण किताब के लेखक बोलते हैं कि कौन है। अगर नील दर्पण किताब की बात करते हैं ना हम, कि किताब किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये दीन बंधु मित्रा के द्वारा जो था वो लिखी गई थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। दीन बंधु मित्रा ने जो था वो नील दर्पण नामक ये किताब लिखी थी। इस किताब के बारे में ये ध्यान रखना है कि ये दीन बंधु मित्रा ने ये जो दीन बंधु मित्रा थे इनके द्वारा लिखी गई थी। 1858-59 में जो था वो लिखी गई थी। पब्लिश हुई थी ढाका में 1860 में। कई बार पूछा जाता है ना कि कब पब्लिश हुई थी, तो 1860 में ये पब्लिश हुई थी। ये ज़रूर आपने ध्यान रखना है। अब इंपॉर्टेंट किताबें, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपने क्लर्क के एग्जाम में भी देखे होंगे, HAS के एग्जाम में भी देखे होंगे। मतलब किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट किताबों के बारे में कि कौन सी किताब किसके द्वारा लिखी गई है या किसके द्वारा किसका सहयोग जो है वो यहाँ पर रहा है। तो इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर जर्नल से जो है वो स्टार्ट करते हैं जानना। जैसे कि बंगाल गैजेट थी, ये जेम्स हिकी के द्वारा जो था वो JA हिकी के द्वारा 1780 में जो था वो पब्लिश की गई थी। ये आपने ध्यान रखना है। दी बंगाल गैजेट इसका नाम है। अमृत बाजार पत्रिका का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। तो ये अमृत बाजार पत्रिका जो था वो मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष के द्वारा जो था वो पब्लिश की गई थी। आपने ध्यान रखना है कि केसरी और मराठा ये न्यूज़पेपर थे दो, ये बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा जो था वो स्टार्ट किए गए थे। युगांतर एक न्यूज़पेपर जर्नल कह लीजिए, ये बरिंदर कुमार घोष के द्वारा और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा था वो पब्लिश किया गया था। और ट्रिब्यून का जो ट्रिब्यून अभी आप पढ़ते हैं, ये न्यूज़पेपर जो था वो 1881 में स्टार्ट किया गया था सरदार दयाल सिंह मजीठिया जी के द्वारा। और इसके अलावा वंदे मातरम हो गया, द पीपल हो गया, ये लाला लाजपत राय जी के द्वारा स्टार्ट किए गए थे। महात्मा गांधी जी के द्वारा द यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन ये जो था वो स्टार्ट किए गए थे। एनी बेसेंट ने भी जो था वो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नाम से जो था वो न्यूज़पेपर जर्नल स्टार्ट किए थे। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट। BR अम्बेडकर का रह गया एक मूक नायक जिसका नाम है। मूक नायक आपने ध्यान रखना है, मराठी में पब्लिश किया गया था BR अम्बेडकर जी के द्वारा। तो ये हो गए सारे BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी जी के बारे में। और भी बाकी इंपॉर्टेंट जो न्यूज़पेपर हैं उनके पब्लिशर्स हैं उनके बारे में आप ज़रूर ध्यान रखें। ये एग्जाम में कहीं ना कहीं पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक ज़रूर होते हैं। आगे बोलते हैं अरेंज द फॉलोइंग फेमिन कमीशंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कुछ अकाल आयोग दिए गए हैं, इनको आपको क्रोनोलॉजी में जो है वो क्या करना है, अरेंज करना है।
अगर थोड़ी सी भी नॉलेज है इसके बारे में तब ठीक है, आप अरेंज कर पाओगे, अगर नहीं है तो अभी हो जाएगी, टेंशन लेने की बात नहीं है। सबसे पहले है मैकडोनल्ड कमीशन, और उसके बाद है जेम्स लॉयल कमीशन, उसके बाद है रिचर्ड स्ट्रेची कमीशन। तो आपने पहले ध्यान रखना है कि ये तीनों के तीनों कमीशन जो है वो फेमिन कमीशन है, फेमिन यानी कि अकाल आयोग है, अकाल से जो है वो जुड़े हुए कमीशन है। अब पहले नंबर से ही स्टार्ट करते हैं। मैकडोनल्ड लगभग 1009 ईस्वी में यानी कि लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान जो था वो स्टार्ट किया गया था, ये आपने ध्यान रखना है, या फिर कॉन्स्टिट्यूट किया गया था ये आप कह सकते हैं। इसी तरह जो है वो जेम्स लायल कमीशन है। अगर लायल कमीशन की बात करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1897 में, ये 1897 का जो है वो कमीशन है, ये आप ध्यान रखें यहाँ से। सर जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में जो था वो इसको गठित किया गया था, तो इसको जेम्स लॉयल कमीशन ही कह दिया गया। और मैकडोनल्ड कमीशन जो था ये आपने ध्यान रखना है कि इसकी चेयरमैनशिप जो था वो सर एंथनी के हाथ में थी, सर एंथनी मैकडोनल्ड इनका नाम था पूरा, तो इनके नाम से जो था वो चला था। और रिचर्ड स्टैची कमीशन आता है एक, रिचर्ड स्टैची कमीशन जो था वो 1878 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। कब? 1878 में, ये आपने ध्यान रखना है। अब ये कमीशन जो था वो रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में ही जो था वो गठित किया गया था, तो इन्हीं के नाम पर इसको ये नाम दिया गया। और मेजर फेमाइन 1896-97 में हुआ था, वो भी इसी के दौरान हुआ, पर 1878 में इसको गठित किया गया। तो इस हिसाब से आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले तीसरे नंबर का कमीशन आया ये जो स्टैची कमीशन है, उसके बाद आया लायल कमीशन दूसरे नंबर का कमीशन, और उसके बाद आया पहले नंबर का कमीशन मैकडोनल्ड कमीशन। तो क्या अरेंजमेंट सही हो जाएगी, किस तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनेगा? 3 2 1, सबसे पहले तीसरा आएगा, उसके बाद दूसरा आएगा, उसके बाद पहला आएगा। तो अब कमीशंस के बारे में कोई पूछ लेना आपसे तो आपको पता होना चाहिए इन मैकडोनल्ड कमीशन के बारे में, लायल कमीशन के बारे में, स्ट्रेची कमीशन के बारे में। फेमिन यानी कि अकाल से रिलेटेड कमीशन है और इम्पॉर्टेंट है सारे के सारे। तो ये हो गया जी कमीशन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन हुज टेन्योर द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। तो बोलते हैं कि किसके कार्यकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरित की गई थी। अब इंडिया की कैपिटल की कहानी इस तरह से है कि बीच में शिमला में भी रही, कलकत्ता में भी रही, दिल्ली में भी रही, फाइनली दिल्ली में जो था वो सेटअप की गई थी। फिर तो कलकत्ता से दिल्ली को जो था वो किसके कार्यकाल के दौरान जो था वो स्थानांतरित की गई थी? ये लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल के दौरान स्थानांतरित की गई थी। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट और सेकंड पूछ सकते हैं, तो ये लॉर्ड हार्डिंग सेकंड थे, ये भी ज़रूर ध्यान रखें। इनका कार्यकाल कब से लेकर कब तक था? 1910 से लेकर 1916 तक जो था वो इनका कार्यकाल रहा था। 1910 और 1916 तक जो था वो इनका कार्यकाल रहा था। आपने साथ में क्या ध्यान रखना है कि ये जो कैपिटल शिफ्ट की गई थी ना, ये कौन से ईयर के दौरान की गई थी? तो ये 1911 में की गई थी, 1911 में, 1911 में जो था ये कैपिटल शिफ्ट की गई थी। अगर हम बात करते हैं अलग अलग क्वेश्चंस के बारे में, लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल के दौरान क्या हुआ। अब ये पॉइंट आप जब भी सुनेंगे ना तो प्री नहीं, प्री के साथ साथ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सुनना, जहाँ पर मेंस नहीं होता वहाँ पर प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनना। इनके कार्यकाल के दौरान जो था पहला पॉइंट ये आ जाएगा कि कैपिटल जो था वो शिफ्ट हुई कलकत्ता से दिल्ली को 1911 में। इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो हिंदू महासभा 1915 में जो था वो मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो था वो स्थापित की गई थी। इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो बंगाल प्रेसिडेंसी, जिसको बॉम्बे मद्रास भी कहते हैं, वो 1911 में जो था वो क्रिएट की गई थी। तो ये 3 पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं, यही इनके कार्यकाल के दौरान मेन पॉइंट जो है वो बनते हैं। इनका कार्यकाल 1910 से लेकर 1916 तक था, ये तो आपने जान ही लिया। तो इतना काफ़ी है इनके बारे में जानने के लिए। संभवतः इनके बारे में क्वेश्चन पूछे गए तो इतने ही क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे, इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है, इनको मैच करना है। पहले देख लीजिए, ये 1857 के रिवोल्ट से रिलेटेड है। कुछ लीडर दिए गए हैं और इनको जोड़ना है आपने, किस किस के साथ ये जुड़ते हैं, कहाँ कहाँ पर ये लीडर थे। कंवर सिंह की जब भी बात की जाती है आपने ध्यान रखना है कि ये जगदीशपुर बिहार में जो था वो लीडर थे। जगदीशपुर जो है वो ध्यान रखना है कंवर सिंह का। उसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि जो खान बहादुर खान आए, खान बहादुर खान जो है ये कहाँ पर थे? ये दिल्ली में लीडर थे। दिल्ली में जो था वो इनके कार्यकाल के दौरान ये रिवोल्ट जो था वो लीड हुई थी। तो ये दिल्ली में जो है वो आ जाते हैं दूसरे नंबर के साथ। और बहादुर शाह जफर की जब भी बात की जाए तो इनका एकदम से आपके माइंड में क्रैश होना चाहिए बरेली में जो था ये मुख्य रूप से लीड कर रहे थे, बरेली में। तो ये आपने बरेली ध्यान रखना है। और साथ में लास्ट जो बजाते हैं हज़रत महल बजाते हैं, पूरा नाम था बेगम हज़रत महल।
बेगम हजरत महल जो है ये लखनऊ में लीड कर रही थी, तो लखनऊ इनका ध्यान रखना है। 4 2 1 3 इस तरह से जो है वो बनेगा। तो ये आपने देख लिया, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, 4 2 1 3। ये तो हो गया जी, बिल्कुल कॉमन सी बात थी कि हो गया, नहीं पता थे तो पता चल गए। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। एलाइड का एग्जाम तो खासकर 1857 की क्रांति के बाद ही शुरू होता है जीके पढ़ना। तो इस क्रांति के बारे में जानते हैं। ये जो 1857 की क्रांति थी, ये विद्रोह जो था वो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 10 मई 1857 को जो था प्रारंभ हुआ था। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नेताओं ने जो था वो इसको लीड किया, इसको लेकर अलग अलग बातें भी कही गई। पहले तो आपने ध्यान रखना है कि दिल्ली में जो था वो खान बहादुर खान ने जो था वो इसको लीड किया था, और दिल्ली में जो था 11 मई 1857 को ही ये स्टार्ट हो गया था। कानपुर में नाना साहिब तांता टोपे थे, लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, झांसी में जो था वो रानी लक्ष्मीबाई थी, ग्वालियर में तांते टोपे थे, फैजाबाद में मौलवी हमदुल्ला थे और बरेली में खान बहादुर थे। इनके नाम आपने ज़रूर ध्यान रखने हैं, ये जो मैंने बताया। कई बार डिफिकल्ट सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1857 के विद्रोह को लेकर ये किसने कहा था कि यह एक स्वतंत्रता संग्राम था। ये डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के द्वारा कहा गया था। 1857 ईस्वी का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम का नहीं था, ये किसने कहा था? ये आरसी मजूमदार के द्वारा जो था वो कहा गया था। तो आरसी मजूमदार और ईश्वरी दास के बारे में ये दो कथन, ये मत आपने ध्यान रखने हैं कि इनके क्या क्या मत थे इसको लेकर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जरूर आपने पहले भी पढ़ा है, परंतु ये क्वेश्चन आपने थोड़ा सा और पढ़ा है, डिटेल में अगर पढ़ा होगा तो जरूर। बोलते हैं आफ्टर द डिफीट एट प्लासी हु वाज मेड द नवाब। तो बोलते हैं कि प्लासी की हार के बाद जो था वो नवाब किसे बनाया गया था। प्लासी की लड़ाई के दौरान नवाब कौन था, एक क्वेश्चन ये बन जाता है। उसके बाद नवाब किसको बनाया गया था, दूसरा वो क्वेश्चन बन जाता है। एक बार फिर से डिटेल से डिस्कस करेंगे जैसे पहले किया है। एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा, दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये जो बैटल ऑफ प्लासी थी ये 1757 में हुई थी। कब हुई थी? 1757 में हुई थी। इसमें क्या हुआ था, नवाब जो प्लासी के हुआ करते थे उनके द्वारा फोर्ट विलियम को जो था वो कैप्चर सीज कर लिया गया था, और बहुत सारे फॉरेनर जो था वो अंदर ही मारे गए थे। ब्लैक होल ट्रेजेडी भी जो है वो इसको कहते हैं। ये रीज़न हो गया इसके पीछे का। अब बैटल में क्या हुआ, बैटल में अलायंस बना लिया गया। अलायंस किस का बनाया? सिराजुद्दौला के अगेंस्ट कौन था? इनके अगेंस्ट 3 लोगों का समूह बन गया। एक तो मीर जाफर और उनकी सेना थी, दूसरे रॉबर्ट क्लाइव थे, और तीसरे रॉबर्ट दुर्लभ होमीचंद और जगत सिंह जो था ये लोग मिले हुए थे। तो इन 3 और 1 के बीच में लड़ाई हुई, 3 वर्सेस 1 बन गया। इसमें सिराजुद्दीन दौला जो थे ये हार गए। ये नवाब हुआ करते थे परंतु हार गए। अब रिप्लेस किसको कर दिया गया? जब हार हो गई तो किसको नवाब बनाया गया? नवाब बनाया गया किसको? मीर जाफर को। ये ध्यान रखना है, मीर जाफर को जो था वो नवाब फिर बनाया गया था। ये आप ज़रूर ध्यान रखें। तो ये बैटल के बारे में डिटेल में हो गया, अब नहीं भूलेगी ये बैटल आपको। 2 बार आपने सुन ली। तो फिलहाल बैटल ऑफ प्लासी की ही बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से आगे क्या बोलते हैं हु वॉज द सक्सेसर ऑफ महाराजा रणजीत सिंह ऑफ पंजाब आफ्टर हिज डेथ इन। तो पहले तो ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था एग्जाम, एचएस के एग्जाम में शायद एक बार, कि महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी। तो 1839 में इनकी मृत्यु हुई थी। पहला कॉन्सेप्ट आपका ये क्लियर हो जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट आपने ध्यान रखना है कि इनकी मृत्यु के बाद कौन जो था वो उत्तराधिकारी बना था। तो खड़ग सिंह जो था वो उत्तराधिकारी बना था, परंतु जो इनकी बात थी ना वो बाद में नहीं आ पाई। इनकी बात क्या थी, इनके बारे में बताता हूँ आपको। ये इन्होंने जो था वो, इनका जन्म जो था वो 1780 में हुआ था। पहली बात तो ये ध्यान रखें। और उसके दूसरा आपने ध्यान रखना है कि इन्होंने जो था वो आर्मी की मॉडर्नाइजेशन को लेकर बहुत काम किया। अपनी आर्मी को इन्होंने मॉडर्न बनाया थोड़ा सा, और मॉडर्न बनाने के लिए जो था इन्होंने एक फ्रेंच जर्नल थे जिनको इन्होंने अपॉइंट भी किया था। आज आप पढ़ते हैं कि गोल्डन टेम्पल जो है वो अमृतसर में स्थित है। गोल्डन टेम्पल को जो था वो हरिमंदिर साहिब जो था वो कहा जाता था। हरिमंदिर साहिब अमृतसर जो है इसको इन्होंने गोल्डन टेम्पल में कन्वर्ट करवाया था। और कन्वर्ट कैसे करवाया था? बाय कवरिंग इट विद गोल्ड। और 1839 में लाहौर में जो था वो इनका देहांत जो था वो हुआ था, इनकी मृत्यु जो था वो हुई थी। जून महीने में जो था वो इनका देहांत हुआ था, ये भी आप ध्यान रखें। तो अब महाराजा रणजीत सिंह के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अगर एचपीजी की मैन की बात करते हैं तो 1809 में ज्वालामुखी की संधि पर हस्ताक्षर किए थे राजा संसार चंद के साथ इन्होंने। हिमाचल में भी काफ़ी प्रभाव जो था वो इनका रहा था, ये आप जान सकते हैं यहाँ से। तो ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन बोलते हैं बाय विच एक्ट द मोनोपोली ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विद चाइना वॉज स्टॉप्ड।
बोलते हैं कि किस अधिनियम द्वारा चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार व्यापार बंद कर दिया गया था, स्टॉप कर दिया गया था उसको? तो ये था चार्टर्ड एक्ट 1833, ऑप्शन सी सही आंसर है। अब दो चीज़ें हैं यहाँ से, दोनों चीज़ों को ध्यान रखना। 1813 का जो एक्ट है चार्टर्ड एक्ट, इसमें ध्यान रखना है कि चाइना के साथ मोनोपोली जो एंड की गई, परंतु चाय की मोनोपोली जो था वो एंड नहीं की गई थी। पहली चीज़ ये ध्यान रखें कि 1813 में जो हुआ था वो एकाधिकार समाप्त हुआ, परंतु चाय का व्यापार जो था वो चीन के साथ नहीं बंद हुआ था, उसको छोड़कर बाकी व्यापार बंद हो गए थे। 1813 में क्या हुआ, 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट है, इसमें जो था वो चीन के साथ व्यापार का जो एकाधिकार है वो भारत ने जो था वो बंद कर दिया। चाय के साथ भी जो था वो व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। तो ये आपने एग्जैक्टली ध्यान रखना है, और चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 है ये, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। बहुत सारे चार्टर्ड एक्ट आए, किस तरह से आए? एक चार्टर्ड एक्ट 1793 में आया, 1813 में उसके बाद आया, उसके बाद 1833 में आया, और उसके बाद 1853 में आया। इनकी अलग अलग बातें रही सभी की ही, उन सभी डिटेल में तो नहीं जानेंगे, परंतु आपने एक 1813 का जान लिया। और 1853 की अगर आप बात करते हैं तो इसमें पहली बार जो था वो लोकल रिप्रेजेंटेशन जो था वो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो था, इन्हीं चार्टर्ड एक्ट में से। तो ये तीनों चार्टर्ड एक्ट जो है वो, चारों चार्टर्ड एक्ट जो है वो थोड़े थोड़े आपको पता होने चाहिए, इनके बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलते हैं व्हाट वाज द पर्पस ऑफ एस्टेब्लाइजिंग द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो बोलते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना की गई थी, इसका उद्देश्य क्या था, क्यों इसको स्थापित किया गया था? और ये जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी, इसको 1784 में जो था वो एस्टेब्लाइज किया गया था। कब? 1784 में। और क्यों इसको जो था वो एस्टेब्लाइज किया गया था, क्या उद्देश्य था इसका? टू एनकरेज द स्टडी ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड क्लासिक्स। तो ताकि इंडियन एजुकेशन और इंडियन लैंग्वेजेस की जो स्टडी है और क्लासिक्स की जो स्टडी है उसको जो है वो बढ़ावा मिल सके, इसलिए जो किया गया था, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। इसकी स्थापना 1784 में जो था वो की गई थी। पहली बात आपने ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपने ये ध्यान, जब की गई थी तो उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग जो था वो उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, इनके कारण। और स्थापना विलियम जेम्स के द्वारा जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। इनका नाम भी आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि किसने इसकी स्थापना की थी, उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, कौन से ईयर में स्थापना की गई थी। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पर गई थी? तो बंगाल है, तो कोलकाता में जो था वो इसकी स्थापना की गई। तो ये हमने यहाँ से जाना, इतना काफ़ी है। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन जो बने, तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होंगे यहाँ पर, इतना ही जानेंगे इनके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं हु हैज़ कमेंटेड द क्रिप्स मिशन वॉज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन क्रैशिंग बैंक। तो बोलते हैं कि एक टिप्पणी किसने की थी कि क्रिप्स बैंक एक डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक था। ये टिप्पणी जो था वो महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी, महात्मा गांधी जो है वो सही आंसर है। अब महात्मा गांधी जी के द्वारा ये टिप्पणी की गई थी। महात्मा गांधी का एक क्वेश्चन हर एक वीडियो में जो है वो डिस्कस हो रहा है, क्योंकि महात्मा गांधी टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है वो एग्जाम में बन जाते हैं। पहले तो क्रिप्स मिशन के बारे में जानेंगे, फिर क्रिप्स मिशन जो था वो 1942 में जो था वो भेजा गया था, और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो था वो इसको हेड कर रहे थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स का भेजा क्यों गया था? भेजा इसलिए गया था क्योंकि ब्रिटेन के ऊपर प्रेशर था, यूएसए, यूएसएसआर, चाइना का, कि इंडिया की सहायता जो है वो मांगी जाए। जो युद्ध वर्ल्ड वॉर सेकेंड उस टाइम चला था, उसमें इंडिया की सहायता जो है वो मांगी जाए। इसके मेन प्रपोजल भी थे कुछ। मेन प्रपोजल क्या क्या थे? इसमें कहा गया था कि जैसे ही युद्ध खत्म हो जाता है उसके बाद कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है वो गठित की जाएगी, और ये पार्शियली इलेक्ट किए जाएंगे प्रोविंशियल असेंबलीज के द्वारा। ये भी कहा गया कि ऑल इंडिया यूनियन जो है वो सेटअप की जाएगी, डोमेनियन। ये फ्री होगी डिसाइड करने के लिए कि इसको जो है किस तरह से अपने रिलेशन जो है वो बनाने हैं, या फिर कॉमनवेल्थ के साथ रिलेशन बनाने हैं, या फिर फ्री पार्टिसिपेट करना है यूनाइटेड नेशन में, या फिर फाइनली ये कमीशन जो था वो फेल हो गया था। ये कमीशन जो था वो सक्सेसफुल नहीं। इसमें एक और पॉइंट कहा गया था, जो क्रिप्स मिशन का प्रपोजल था, कि इंडिया का जो डिफेंस होगा वो ब्रिटिश के हैंड्स में ही रहेगा। गवर्नर, उनकी जो पावर है उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएंगी, वो बरकरार रहेंगी वैसे ही। ये भी पॉइंट रखा गया था, परंतु फेल हो गया कमीशन, सक्सेसफुल जो था वो।
क्रिप्स मिशन के अलावा 1940s में 1940 के दशक में जो मुख्य रूप से मूवमेंट हुई उनके बारे में जानिए। इस दौरान अगस्त प्रस्ताव जो था वो आया था 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह भी जो था वो इसी दौरान 1940-41 में ही स्टार्ट हुआ था। क्रिप्स मिशन आता है 1842 में। भारत छोड़ो आंदोलन चलता है 1842 में। भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी जी नारा देते हैं करो या मरो का नारा। और इसके अलावा 1842 के बाद CR फार्मूला भी जो है वो आता है। CR फार्मूला जो है वो 1844 में जो है वो आता है। वेवेल प्लान भी जो है वो बनाया जाता है, ये 1845 में जो है वो बनाया जाता है। वेवेल प्लान के अलावा इसके बाद कैबिनेट मिशन भी जो है वो आता है। कैबिनेट मिशन जो है वो 1946 में जो है वो आता है। माउंट बेटन योजना भी आती है जो कि 1947 में आती है। ये आपने सारे ध्यान रखना है। ये 1940s का 1940 के दशक में जो घटनाक्रम हुआ था। यहाँ से आपने क्रिप्स मिशन तो डिटेल से जाना ही, साथ में जो जुड़ती जानकारी है वो भी पहले तो आप एक क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ओनली वायसराय टू बी असैसिनेटेड इन इंडिया। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत के वायसराय, एकमात्र वायसराय थे जिनका हत्या जो था वो भारत में की गई थी। ये आपने कमेंट करके बताना है। पार्ट 4 में जो था वो सफलता सीरीज के हमने डिस्कस किया था, डिटेल से जाना था, सबसे पहला ही क्वेश्चन था। और टेलीग्राम पर अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना इस तरह से @allexam31 टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आने वाली हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।